ड्रीम बिग सीजन 2 में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस शुमारे में हम बात करते हैं कुछ ऐसे अशखास से जो कि कई फॉरेन प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स के थ्रू अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं। और उसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर बशीर, जो कि फार्मेसी फील्ड से मुंसलिक है, निपा गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और अभी काम कर रहे हैं एज एन HTA साइंटिस्ट एंड एसोसिएट मैनेजर फॉर वैल्यूज एविडेंस एंड आउटकम्स। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। हमें सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स रिवील करें। एक्चुअली मैं कश्मीर के एक खूबसूरत इलाके इसका जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, पखरपुरा चरारी शरीफ, और उसी का एक साइड में विलेज है, चरारी पोरा बोलते हैं उसको। तो वहां से हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग अपब्रिंगिंग हुई है वो वहां पे ही हुई है। मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग मैं वहाँ जो हमारे विलेज का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था उस टाइम का, उसी में मैंने 8 तक किया है मिडिल स्कूल। अभी वो एक हाई स्कूल है, अपग्रेड हुआ है। उसके बाद पखरपुरा हायर सेकेंडरी जो है गवर्नमेंट, मैंने वहाँ पे 9th-12th किया है और मेरा सब्जेक्ट मेडिकल था। उसके बाद मैं एज यूजुअल जो मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं वहाँ पे कि एंट्रेंस कोचिंग की, फिर आई कुड नॉट मेक दैट एंड जस्ट ज्वाइंड जनरल BSc साइंस इन डिग्री कॉलेज पुलवामा। तो वहाँ पे मैंने एक BSc फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करके फिर सेकंड ईयर का चल रहा था मेरा। इन मिड ऑफ दैट मेरा एक थॉट चेंज हुआ, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक स्कॉलरशिप मिली थी जो उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी, JKPSM। तो उसके थ्रू मुझे मौका मिला बाहर जाने का। तो फिर उस टाइम पे मैंने फार्मा फील्ड चूज किया, क्योंकि मेरे पास जो उस टाइम के गाइड थे, मेंटर थे, तो उनका सजेशन मेरा फार्मा फील्ड पे ही आया, तो इसलिए मैंने वो चूज किया उस टाइम पे। तो उसके बाद ये कारवां चलता रहा फार्मा फील्ड में। स्टार्टिंग में तो उतना कुछ सोचा नहीं था, लेकिन फिर चलता गया सब कुछ। फिर मैंने मास्टर्स की फार्मेसी में, फिर PhD किया, और अभी मैं एज एन लाइक एसोसिएट मैनेजर जो HTA साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। एक US बेस MNC है यहाँ पे बेंगलोर में, जिसका नाम इलाई लिली एंड कंपनी है। तो अभी मैं उसी में काम कर रहा हूँ। तो आप भी हमें बताइए कि क्या आपका ये हमेशा से एक ख्वाब था, वी ऑलवेज पैशनेट अबाउट ऑप्टिंग फॉर फार्मेसी, कि ये एक प्रेशर था घर से कि दैट यू शुड गो फॉर समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन, कि जैसे कि आप जानते हैं कश्मीर में कितना क्रेज है मेडिसिन और मेडिकल को लेकर। सो वाज इट समथिंग दैट you always wanted to go for, or was it something that you were pressurized for? वहां पे एक ट्रेंड है हमारे कश्मीर में कि जब एक स्टूडेंट मेडिकल, या तो वो मेडिकल लेगा, या तो आर्ट्स लेगा, या तो कॉमर्स, कुछ सब्जेक्ट्स है जो वहां पे लोग जानते हैं। लेकिन एक्चुअली द सिनेरियो इज नॉट लाइक दैट। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है, बहुत डाइवर्स फील्ड्स है जो हमारे लोग वहां पे उतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जब मैंने ये स्टार्ट किया, जब मुझे सजेशन इसकी मिली, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे। मैं BDS कर सकता था, नर्सिंग सब्जेक्ट ले सकता था, फार्मा ले सकता था। तो जब मेडिकल में नहीं हुआ एक्चुअली, तो उसका सबस्टिट्यूट जो है, हमारे पास ऑप्शन जो है सबस्टिट्यूट करने के लिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पेशेंट बेस, हॉस्पिटल बेस काम करूं। तो उस टाइम पे मेरे पास जो ऑप्शन था फार्मा का ही था कि मैं फार्मा ले लूं। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था ये कि चलो ठीक है, एटलीस्ट BSc जनरल साइंसेस करने से बेटर है कि एटलीस्ट एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा, और उससे फिर मैं एटलीस्ट, और कंसेप्ट यही है अभी भी वहां पे कि एक फार्मा स्टूडेंट अगर B.Pharm करता है तो इसका मतलब कि वो आके फिर मेडिकल शॉप चलाएगा। तो स्टार्टिंग में सोचा मैंने भी वही था शायद, कि एक बार एक कोर्स हो जाएगा, फिर एटलीस्ट अपना कुछ प्रोफेशनल रहेगा तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। लेकिन एक्चुअली ये फील्ड ऐसा नहीं है। फार्मा फील्ड का मतलब बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं इसमें, और बहुत ओपन एंडेड, लाइक ये एक अलग दुनिया है फार्मा की। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप B.Pharm करके फिर अपना मेडिकल शॉप चला लो। तो वही सब सीन हुआ कि 3rd ईयर तक तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं कि क्वालिफाई करने हैं एग्जाम्स और चलता रहेगा। तो उधर मेरे जो टीचर्स थे उनमें से किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि फार्मा में अगर आगे जाना है तो कुछ नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला GPAT होता है, जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फार्मा फील्ड में। तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया जब मैं 7th सेमेस्टर में था। तो वो प्रिपरेशन करने के बाद मैं उसको क्वालिफाई कर पाया उस टाइम पे 2016 में, एक अच्छी रैंक के साथ। और
फिर ये उधर नहीं रुका, उसके बाद पता चला कि अगर आप जीपैट क्वालिफाई करते हैं तो एक अनदर लेवल है इसका, कि जो आप नेशनल इंस्टीट्यूट जो आईआईटी लेवल के हमारे फार्मा इंस्टीट्यूट है ना इंडिया में, तो वो 7 इंस्टीट्यूट है, उनको नाइपर बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आप उसमें जा सकते हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी था कि आप जीपैट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप नाइपर का एग्जाम दे सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली मेरा हो गया था, तो मैंने उसी टाइम पे वो नाइपर भी दे दिया, और फॉर्चुनेट था कि वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। उस टाइम पे थोड़ा रैंक मेरी पीछे थी, तो जो बेस्ट आउट ऑफ दोज ऑल नाइपर्स था, तो वहां नहीं जा पाया। तो और भी कुछ ऑप्शन थे मेरे पास उस टाइम पे, मेरा जामिया हमदर्द में हो रहा था, लेकिन फिर सारा कुछ असेसमेंट करने के बाद, डिफरेंट ऑप्शन असेस करने के बाद, मुझे यही अच्छा लगा कि इट इज बेटर टू गो टू एन नेशनल इंस्टीट्यूट। सो उस टाइम पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो इसका ब्रांच है, वो हमारा बिहार रीजन में आता है, पटना में। तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया उस टाइम पे, 16 to 18 में वहां रहा। तो उसमें मेरा फर्स्ट ईयर जो है होता है, वो हमारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, और सेकंड ईयर में आपको रिसर्च करनी होती है, अपना कुछ प्रोजेक्ट होता है हॉस्पिटल बेस। तो वहां से फिर धीरे धीरे ये सारा कुछ एक्चुअली डेवलप हुआ, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हुआ, कि फर्स्ट ईयर मैंने उस कैंपस में दिया, और सेकंड ईयर में जो आप जानते हो कि आईसीएमआर पटना है, जो मेडिकल रिसर्च का इंडियन इंस्टीट्यूट है जो, तो वहां पे जो अभी करंटली जो डायरेक्टर है उस इंस्टीट्यूट के, तो मुझे मौका मिला था उस टाइम पे, उसके साथ वो मुझे सुपरवाइजर बने मेरे सेकंड ईयर वाले प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च जो मेरी थी। तो उस टाइम पे फिर वो रिसर्च करने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं तो अब इंटरेस्ट बढ़ने लगा रिसर्च में। ठीक है, अब मास्टर्स कंप्लीट हुई, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, लेकिन उस टाइम भी फिर मुझे ऐसा लगा नहीं, अब मैं कुछ और आगे जा सकता हूँ इसमें। तो फिर मैंने पीएचडी के लिए प्रिपेयर किया, और उसका 2018 में जो टॉप मोस्ट इनका इंस्टीट्यूट का जो नाइपर है, वो नाइपर मोहाली में आता है, चंडीगढ़ एरिया में। तो वहां पे एक सीट थी उस टाइम, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है फार्मेसी प्रैक्टिस। तो फिर मेरा वो सब्जेक्ट वो मैंने प्रिपेयर करके, तो वो सीट मैंने उस टाइम पे ले ली। तो फिर मेरा जर्नी कंटिन्यू होता रहा, वहां पे मुझे और एक मौका मिला कि मैं जो इंडिया का सेकंड लेवल का मेडिकल, सेकंड नंबर पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है पीजीआईआर चंडीगढ़, तो फिर मुझे मौका मिला कि वहां पे मुझे रिसर्च करने का मौका मिला। तो हमारी कोलेबोरेशन में मेरी जो पीएचडी रिसर्च थी, वो 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक कोलेबोरेशन थी, और वो मैंने अच्छे से करके फिर कंप्लीट किया लास्ट नवंबर में। तो it was not always like when I started, it was not my passion, but when I went into this area, so ये फिर चलता गया, और ये मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, और फिर मैंने जब आगे देखा कि बहुत सारा कुछ है करने के लिए, तो फिर ऑप्शंस एक्सप्लोर करता गया, और मैं यहाँ तक पहुंच गया इसमें। Aman, from being a proper student from a recognized institution to becoming a NIPA gold medalist, what was your experience? कैसा रहा आपका वो? You have to maintain like a border between the professional life and personal life. So whatever happened in backend, that should not actually like impact my this professional line. So that balance I tried to make at all the stages. और वो मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि ठीक है, जो भी चल रहा है, लेकिन आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कंप्रोमाइज नहीं करना है। उस पे बहुत सारी एक्सपीरियंस हुई, मैं बहुत सारी स्टेट्स में रह के आया हूँ, बहुत सारी चीजों को देखा मैंने, बहुत कल्चर्स एक्सप्लोर किए हैं। तो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लाइक सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी थी, तो सब कुछ एक लाइक डाइवर्स नेचर का मेरा जर्नी रहा है। उस एक्सपीरियंस से ही इतना एक्सप्लोर किया कि मुझे अपने जो फ्यूचर के ऑप्शंस है वो थोड़ा विजिबल हुए कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कितनी। तो कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं कुछ भी कर सकता था। तो फिर मैंने फिलहाल जो चूज किया है, आई एम वेरी मच लाइक सेटिस्फाइड विद दिस। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज सो नाइस। जैसा कि आपने कहा, आपने अपना पीएचडी पीजीआईएम यार मोहाली से किया है, तो आप हमें बता सकते हैं व्हाट वाज पीएचडी ऑल अबाउट एंड व्हाट वर द मेजर टेकअवेज फ्रॉम इट? मेरा जो स्टार्टिंग से ही जो रिसर्च इंटरेस्ट रहे हैं मेरे, वो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है, मेटाबॉलिक डिजीजेस जो होती है, जिसमें डायबिटीज आता है, हाइपरटेंशन आता है, इस टाइप की ओबेसिटी आती है, ये सब जो फील्ड्स है, इस पे मेरा काम स्टार्टिंग में ही मास्टर्स से स्टार्ट हुआ था। फिर जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की, तो वहां पे मेरा थोड़ा शिफ्ट हो गया। वो आल्सो दैट वाज आल्सो एन लाइक मेटाबॉलिक कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते लेकिन फिर भी उनका फैटी लिवर होता है,
तो वो कंडीशन अभी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो गई है। जो हमारी जो स्टडीज थी वहां पे तो हमने देखा जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें से 55% लोग हैं जिनको अंदर से फैटी लिवर हो चुका है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है और वो अल्कोहल भी नहीं लेते। तो ये सिचुएशन बहुत एक किस्म की डेंजरस सिचुएशन है जिसको फील, क्योंकि जब आपका ये फैटी लिवर स्टार्ट हो जाता है तो इनिशियल स्टेजेस में इट इज नॉट दैट मच लाइक आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे, लेकिन धीरे धीरे ये जो लिवर होता है, लिवर का टिश्यू होता है, ये फिर डैमेज होता जाता है। इसके डिफरेंट 4 स्टेजेस आते हैं। पहले आपको सिंपल फैटी लिवर है, फिर कुछ टाइम के बाद उस फैट की वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन आने लगता है, फिर उसको हम नैश बोलते हैं। फिर वो आगे बढ़ेगा तो सिरोसिस हो जाती है, आपने सुना होगा नैश सिरोसिस हुई है। उसके बाद वही चीज लिवर कैंसर में बन जाती है। तो इस डिफरेंट ग्रेड्स पे मेरा कुछ, हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोसोमल एसिड लाइपेज बोलते हैं। उस एंजाइम का रोल होता है कि फैट का जो मेटाबॉलिज्म करना है, बैकग्राउंड ब्रेक डाउन करना है, तो उसका रोल उस ब्रेक डाउन में होता है। तो मेरा जो थीसिस का जो टाइटल था वो यही था कि हम इन डिफरेंट जो लिवर डिजीज के, जो इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के स्टेजेस है, इन डिफरेंट स्टेजेस पे इस एंजाइम पे क्या इम्पैक्ट है, तो इसका लेवल कहाँ है, इसकी एक्टिविटी कहाँ पे होती है। अगर पहले स्टेज में अभी लिवर डिजीज है तो इसकी एक्टिविटी अच्छी है, तो फिर वही हमने इसमें देखा, डिफरेंट फाइंडिंग्स थी। तो जो आउटकम जो हम एक जनरल लाइन में बता सकते हैं कि एज दिस लिवर डिजीज इंक्रीजेस, तो उस एंजाइम की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है। तो उसकी वजह से हमारा और एक रिसर्च एरिया एक्चुअली बिल्ट हुआ कि अब ये देखना है कि या डिजीज की वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, या डिजीज जो ये एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, उसकी वजह से डिजीज बढ़ती जा रही है। तो वो एक हमारा लाइक जो हमने एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव में रखा है कि उस पर भी और रिसर्च होनी चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ फाइंडिंग्स थी। इन एडिशन टू दैट मैं साइड बाय साइड कुछ ऐसा एरिया में इन्वॉल्व था कि जो मैं अभी करंट जो मेरा जॉब रोल है तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ कुछ रिसर्च की है, कुछ कुछ चीजें की थी। तो जिस बेसिस पे मैंने अभी अपना जॉब चूज किया है, उसमें क्या होता है कि जो अभी करंटली मेरा जॉब रोल भी आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली जो पूरी दुनिया में डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग, चाहे हम इंडियन है, चाहे कोई यूएस में कर रहा है, चाहे कोई कहीं कर रहा है, तो हर एक जगह पे अपना एक अलग रिसर्च ग्रुप है, वो एक कॉमन डिजीज पे काम करते हैं मे बी। तो उनका एक रिसर्च क्वेश्चन होता है स्पेसिफिक, तो वहां के रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं कि उनने क्या देखा वहां पे, हम यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं, हमने कुछ अलग देखा। ऐसे ही पूरी ग्लोब में डिफरेंट रिसर्च ग्रुप डिफरेंट तरीकों से काम करके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करते हैं। और जब ये हम रिसर्च करने के बाद जब ये पब्लिश होता है तो एक डॉक्टर जो है, अगर मैं आपको लेमैन में बताऊं, एक डॉक्टर जब प्रैक्टिस करता है अपनी, तो उसको किसी एविडेंस बेस पे अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो वही सब पेपर्स देख के ही अपना प्रैक्टिस देखता है, फिर गाइडलाइंस बनती है कि आपको इस डिजीज को कैसे ट्रीट करना है। हमारा जो अभी काम है कि वो जो डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट जगह पे काम कर रहे हैं उसमें वेरिएबिलिटी होती है, तो वो सेम नहीं होता, उसने जो देखा उस सेम क्वेश्चन के लिए वो सेम नहीं होगा। तो हमारा जो जनरल होता है अभी जो काम है कि हम उस सारे एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और कलेक्टिवली देखते हैं कि ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, ओवरऑल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। फिर जाके वही जब जिस कंपनी का भी हम काम करते हैं जिसमें मैं अभी हूं, तो जब भी हम कोई ड्रग डेवलप करते हैं, तो एक ड्रग डेवलप करना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फार्मा एक छोटी फील्ड नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि फार्मा करके आप मेडिकल शॉप चला लोगे, दैट इज नॉट लाइक व्हाट इट इज। तो एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं, जब से वो स्टार्ट होता है कंसेप्ट उसका, तो फिर जब वो मार्केट में आएगा उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। आप पहले उसको देखोगे एक लैब में टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करके, फिर उसका हम कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटेशनल काम करते हैं कि इसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीजें हैं उसमें, कहाँ कहाँ हम चेंज कर सकते हैं। उधर से निकल के फिर वो एक लैब में जाता है जहां पे हम उसको एनिमल पे ट्राई करते हैं, रैट पे ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर वो जाके क्लिनिकल ट्रायल में आता है, उसमें फिर 4 स्टेजेस है। फिर जाके जब सारे स्टेज में वो अप्रूव हो जाएगा तब जाके वो मार्केट में आ सकता है। तो ये सारी स्टेजेस पे डिफरेंट, जो एक फार्मासिस्ट होता है, जो एक बी फार्म, एम फार्म और पीएचडी, जो एक फार्मा फील्ड का बंदा होता है, तो वो कहीं भी इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी उसका जॉब रोल है। तो हमारा जो है अभी रोल वो एंड स्टेज वाले चीजों पे है, अर्ली मॉलिक्यूल पे नहीं है, हमारा एंड स्टेज पे है कि जो सारा एविडेंस आपने जो इस रिसर्च इस मॉलिक्यूल के ऊपर किया है, तो उसका ओवरऑल उसकी समरी बनानी है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, ये कैसे बाकी जो कम्पिटेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है डिफरेंट कंपनीज के, या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है इस ड्रग के रिलेटेड, ये उससे बेटर कैसे है। तो एक समरी बनानी पड़ती है कि वैल्यू देना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट उससे कैसे अच्छा है और कैसे ये मार्केट में बेटर रहेगा। तो
अभी मेरा जॉब रोल यही होता है कि हमारा एक एविडेंस को सिंथेसाइज करना है, लास्टली जो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, फिर जाके हम एक वो डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तब जाके उस ड्रग को अप्रूव किया जाता है, और तब जाके वही गाइडलाइंस जब बनती है इस बेसिस पे, तब जाके वो ऑन ग्राउंड अप्लाई होती है पेशेंट को ट्रीट करने में। तो ये एक सिनेरियो है। तो ये सब जॉब रोल और ये सब एक्चुअली फार्मा में होता है। तो जो एक मतलब जनरल जो कंसेप्ट है, यूजुअल कंसेप्ट जो पॉपुलेशन में है, उससे बहुत डिफरेंट है और बहुत अलग तरीके से एक्चुअली काम होता है। What do you think is your view on the education system here in Kashmir, if we see in comparison to other states, जो वहाँ का implementation system है और जो यहाँ का implementation system है? आई वॉज हाफ वे डन विद माई ग्रेजुएशन, सेकेंड ईयर का मिडल चल रहा था कि वहां पे एक टाइम पे आके मुझे ऐसा सोचने में आया कि व्हाट नेक्स्ट, मैं अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हूँ उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारा यूजुअल ट्रेंड वहां पे यही है कि आप 12th करो, मेडिकल में हुआ तो नहीं हुआ तो फिर आप बीएससी करो, एमएससी करो, फिर घर पे बैठ जाओ, उतना कुछ जॉब्स का भी नहीं है। तो वो एक चीज जब मैंने ऑब्जर्व की तो उसी ने मुझे मोटिवेट किया कि आप ये कोर्स यहाँ पे हाफ वे छोड़ दो। तो उधर का सिस्टम ये है कि अभी जो फोकस एरियाज वहां पे है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि वहां पे हम ऐसा सोचते हैं ना, एक कुएं की मेंढक जो होता है, तो हम उस टाइप लाइक से हम अपना स्टैंडर्ड रखते हैं कि हम उस सोच के हैं वहां पे लोग कि ठीक है यहाँ पे हो रहा है, नहीं हुआ तो फिर कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम अपने उस सर्कल से बाहर नहीं सोचते। तो लेकिन व्हाट आई थिंक इज कि वहां पे बहुत सारा एक्सपोजर है, क्योंकि जो भी लोग कश्मीर से बाहर आते हैं वो यहाँ पे दे आर डूइंग वंडर्स। वो मैंने देखा है हर जगह पे जहां भी लोग हैं, तो हर जगह हम आगे हैं। तो एक ऐसा सेंस उधर मतलब रेडी करने की जरूरत है कि जिसमें इंसान को ये लगे ठीक है, 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, या 12th के बाद जो हमें पता ही नहीं है, तो उनको एक्सप्लोर करने का एक जो सेटअप है वो एक्चुअली जो स्कूल्स हमारे रन हो रहे हैं उसमें एक मॉडल डेवलपमेंट की जरूरत है कि वहां पे एक एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा कुछ ऐसे सेशंस होने चाहिए जो स्कूल वाले हो वो लोगों को बुलाए जिनको पता है इन चीजों का, और कुछ सेशंस कराए सो दैट उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। इन द सेम लाइन लाइक मैं it is the second time when I am like coming out of my own. Actually, I used to be very reluctant to share my journey with someone, but it is the second time. Very few months ago, जब मैं घर पे था तो मेरे को ये सब दिमाग में आके एक बार मैं खुद ही जो जिस स्कूल से मैंने स्टार्टिंग की है अपने करियर की, तो मैं खुद जाके उनके टीचर से बात किया कि मैं इन बच्चों के साथ बात करना चाहता हूँ। तो वहां पे भी मैंने ये बात बोली कि ये दुनिया सिर्फ इतनी छोटी नहीं है कि आप एक गांव में रह रहे हो, एक गांव से पढ़ रहे हो या सिटी में जाके पढ़ रहे हो, श्रीनगर इज द लिमिट। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे पास बहुत सारा कुछ करने के लिए है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सेंस बनाना है, एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए उनके पास। तो वो सब कैसे आएगा, जो आप काम कर रहे हैं इस सेशन की वजह से जब लोग देखेंगे तो एटलीस्ट उनको एक आइडिया मिल जाएगा हाँ कि कुछ तो है जो और भी कर सकते हैं, जो यहाँ नॉर्मल ट्रेंड है उससे आउट हम कुछ और कर सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोच सकते हैं। उसमें जो मेरा जो मानना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पेरेंट्स का है। मैं देखा हूं वहां पे कि पेरेंट्स किसी और ही उलझन में उलझे हुए हैं, वो अपने बच्चों का कुछ नहीं देख रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ओके, वो घर आ रहे हैं वापस, 10 से 4 तो उनका टीचर उनको देख लेगा, लेकिन 4 उस 10 लाइक उस टाइम पीरियड के बियॉन्ड उनको कौन देख रहा है। शाम को आप खाना दे रहे हैं उनको, अच्छे से खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, लेकिन आपने पूछा क्या उनसे कि आप क्या करके आए हो, आपका उधर कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, क्या आपने कभी उनके टीचर से पूछा कि आपका जो मेरा बच्चा है इसका क्या लेवल है, ये किस मोड पे है, इसको कुछ और तो जरूरत नहीं है करने की। तो ये सब मुझे लगता है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स को इंटरवीन करने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को असेस करे, उनसे पूछे कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक तो वो चीज है। दूसरा जो हमारा एजुकेशनल मॉडल जो है, अप्रोच जो है वहां पे पढ़ाने वढ़ाने का, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि उनको जो बाहर के जो मॉडर्न स्कूल्स है उनका कंसेप्ट एटलीस्ट थोड़ा अप्रोच उनको फॉलो करना पड़ेगा कि बहुत सारा अब वो जो कन्वेंशनल मॉडल्स ऑफ टीचिंग ये सब अब अभी वो काम नहीं करेगा। तो हमें बहुत बहुत कुछ, अभी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप सुनते होंगे कि एआई
मशीन जी लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिफरेंट चीजें आजकल। अगर एक बच्चे को भी आजकल चैट जीपीटी यूज करना आएगा कि क्वेश्चन है वो डालेगा और आंसर मिल जाएगा, तो उसका मतलब फिर टीचर की क्या जरूरत है। सो टीचिंग इज नॉट ऑल अबाउट व्हाट यू आर लाइक टीचिंग देम एज अ सिलेबस और समथिंग लाइक दैट। सो आपको उसके आउट ऑफ बॉक्स अब सोचना पड़ेगा कि आप डेवलपमेंट कैसे कराएंगे। जब आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो जनरेशन है, जो फिफ्थ से लेके मुझे जो ग्रेजुएट नजर आते हैं, वो किसी और दुनिया में इन्वॉल्व है। उनका जो टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो बहुत लाइक इट इज नॉट रेलिवेंट। तो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि आप सोशल मीडिया पे मत रहो, आप मोबाइल यूज मत करो, लेकिन आप कर क्या रहे हो उस टाइम का अपना। सबसे इंसान के पास जो कीमती चीज है वो उसका टाइम है, सबसे बड़ा खजाना। लेकिन वो मैं जो जब भी जाता हूँ देखता हूँ तो पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का। इस एज ग्रुप का जो पूरा जनरेशन है हमारा डैमेज हो रहा है। तो इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है कि उनको जस्ट दे आर प्लेइंग बहुत डिफरेंट वो गेम्स खेलते हैं, पबजी या कुछ जो भी है। तो मैंने उधर भी ये बोला था उनको कि आप पबजी खेल रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये गेम कैसे बनी है। तो इस गेम को बनाने वाला भी कोई बंदा है जिसने कोडिंग करके इस गेम को बनाया है। आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप ये सोचो वो बच्चा भी आपके जैसा ही था जिसने ये बनाया। तो बहुत आगे सोचने की जरूरत है, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। हमारा उधर का जो सिस्टम मुझे लगता है बहुत अभी वो कन्वेंशनल वे में चल रहा है, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है। वही है कि टीचिंग में थोड़ा सा उनको अपडेट लाना पड़ेगा, पेरेंट्स का इंटरव्यून होना चाहिए इसमें। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, स्कॉलरशिप्स बहुत है, उसके लिए जो है नॉलेज सेशंस होने चाहिए स्कूल्स में, सो दैट दे कम टू नो कि हाँ इस दुनिया से बाहर बहुत बड़ी और भी दुनिया है कुछ। जब मैं एक गांव से निकल के किसी इस स्टेज तक पहुंच सकता हूं, तो मैंने कुछ खास नहीं किया है, कुछ डिफरेंट नहीं किया है। एनीवन कैन डू मोर देन दिस। तो वो चीज करने की जो हमें है, एक कैटलिस्ट की जरूरत है, और वो कैटलिस्ट आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपका एजुकेशन सिस्टम जो मॉडल है वो बन सकता है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो वहां पे कंट्रोल करते हैं चीजों को, वो बन सकते हैं। एक बदलाव की जरूरत है टीचिंग प्रोफेशन और टीचिंग ये पूरा जो स्कूलिंग मॉडल है हमारा वहां पे, उसमें। Ahmed, apart from this, what are your personal interests? So, अगर आपको आगे चांस मिले कश्मीर वापस आने का, या आप डिसाइड करें कि आप वापस कश्मीर आए, so what will be your focus area to work on? As like I prefer, I preferred like to be an academician. I got an offer in the this teaching profession also. मेरे जी को एक एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने का ऑफर आया था स्टार्टिंग में ही, लेकिन फिर मैंने मेरा एक थॉट प्रोसेस वहां पे यही चला कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आपने पीएचडी कर ली, फिर आप डायरेक्टली टीचिंग में जाते हैं, तो इससे बेटर और एक ऑप्शन है आपके पास। आप एक जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसमें जाओ एक बार, उसको सारा कुछ देखो कि व्हाट आर द नीड्स, कि पूरी जो दुनिया चल रही है इसमें जो अप्लाइड साइंस, हमारा फार्मा फील्ड या जो भी बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स है वो अप्लाइड साइंस में आते हैं। अप्लाइड साइंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने थेरी पढ़ी, एग्जाम पास किया, मार्क्स आ गए और यू आर डन। ये ऐसे नहीं चलता। अप्लाइड साइंस में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। तो मैंने क्यों अभी जो टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ के ये प्रोफेशन चूज किया कि मैं अपनी इंडस्ट्री, जो मेरा एरिया ऑफ वर्क है, जो मेरा काम है, पहले मैं इसको प्रैक्टिकल लेवल पे देखूं कि इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्शन में इसका क्या नीड्स है। तब जाके अगर मैंने फ्यूचर में कभी सोचा कि मैं टीचिंग में वापस जाऊंगा, तो उस टाइम पे मैं वो नीड्स नजर में रख के ही अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करूंगा। तो वो एक पुश था कि मैंने टीचिंग छोड़ के ये ज्वाइन किया। और बाकी जो आगे का प्लान, मेरे जो टारगेट है, अगर कुछ आगे पॉसिबल हुआ तो जो यंगर जनरेशन है वहां पे, एजुकेटेड यंगर यूथ जो है हमारा, तो उसको वो बहुत ही कम यूटिलाइज हो रहा है। जो जैसे मैं भी यहाँ पे बेंगलोर में हूँ, तो यहाँ पे अगर एक ग्रेजुएट है वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, उसके कंपैरिजन में हमारे कश्मीर का यूथ बहुत ज्यादा एडवांस होता है, बहुत एजुकेटेड होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो घर पे बैठ रहे हैं या अपना खेती कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उस एजुकेटेड यूथ को यूटिलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत सारे एरियाज है जहां हम उसको कर सकते हैं, जिसमें हमारा इकोनॉमिकल रोल भी आ जाएगा, कश्मीर की इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट आएगा। और सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक थॉट्स है कि उसमें कुछ कर सकते हैं। और सेकंड, जो हमारा ये यूथ है, जो ये फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके जो ग्रेजुएट लेवल का जो ये एक जनरेशन है हमारा, इस पे मेहनत करने की बहुत जरूरत है। तो एक एजुकेशनल मॉडल पे काम करने की जरूरत है। तो वो सब मेरे फोकस एरियाज रहेंगे अगर कभी मैं ऐसा सोचा तो।
Concluding this session, Amir, is there any advice or thought that you want to put forward to people out there through this session? ऐसा है कि जो मैंने बोला अभी तक, उसको कंक्लूड करने में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एक ये कि आपको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो हम उधर कर रहे हैं, दुनिया इतनी ही बड़ी नहीं है, थोड़ा इससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। बहुत लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। सेकंड पॉइंट यही कि अपना लाइफ जो है, अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, उसको बैलेंस करके एक टारगेट लेके चलो। स्टार्टिंग से ही अगर आपका टारगेट क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो वट एवर हर्डल्स कम इन योर वे, यू विल बी एबल टू मेक इट। इस पे मेरे पास कुछ मतलब मैं थोड़ा सा राइट अप करता हूँ कभी कभी। एक दो लाइंस है इसके बारे में जो मैंने सोचा कि शायद लास्ट में मैं शेयर करूं, कि खुद को खुद से दूर रखे एक अरसा हो गया है। खुद को खुद से दूर रखे एक अरसा हो गया है नायाब। नायाब मैंने अपना एक जनरल पेन नेम रखा हुआ है। तो खुद को खुद से दूर रखे एक अरसा हो गया है नायाब, फकत तुम्हारी खुद ही बाकी हो, फिर ये कारवां अभी बचा है। जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए है कि अगर उनके पास अभी भी मौका है, ऐसा कुछ नहीं है कि शायद कुछ चला गया है। और एक लाइन है कि इख्तियार में तेरा जमीर आ जाए, खेल कुछ ऐसा खेल। जो तेरा जमीर है वो तुम्हारे इख्तियार में होना चाहिए। खेल कुछ ऐसा खेल, रोज तो वो जीतता है तुमसे, कभी तू भी तो जीत। डेली हमें वही अटैक करता है, अपनी जो भी चीजें हैं। तो ये कुछ लाइंस थी जो मतलब एक लाइक एन इंस्पिरेशन थॉट में रखना चाहूंगा कि इसको टारगेट करके आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच आमिर, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।